कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों तक खूब फला फूला और फिर मानो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। आज हम गोंडवाना के उन्हीं खोए हुए साम्राज्यों की कहानी में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, 400 साल, इतने लंबे समय तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक ताकतवर साम्राज्य का राज था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज हम में से ज्यादातर लोगों को उसका नाम तक नहीं पता। बस यही तो है गोंडवाना का रहस्य, जिसके पर्दे आज हम खोलेंगे। तो आखिर ये गोंडवाना था क्या? देखिए, ये कोई कहानी किस्सों की जगह नहीं है। ये एक असल जीता जागता इलाका था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। और इसका नाम पड़ा यहाँ के शासकों यानी गोंड लोगों के नाम। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? देखिए, मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेली ताकत नहीं थी। ये असल में 4 मजबूत राज्यों का एक गठबंधन था, जिन्होंने मिलकर गोंडवाना की नींव डाली। तो चलिए देखते हैं ये 4 कौन थे। और एक बात पर यहाँ गौर करना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ छोटे मोटे कबीले नहीं थे। नहीं, ये 4 बड़े प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे। जैसे कि गढ़मंडला, जो बहादुर रानी दुर्गावती का घर था, या फिर देवगढ़ नागपुर, जिसने आज के नागपुर शहर को बसाया। और जरा चांदा के बारे में सोचिए, उस जमाने में भी इनके पास सिंचाई और टैक्स कलेक्शन का इतना बढ़िया सिस्टम था। ये वाकई में बहुत एडवांस्ड राज्य थे। तो इन राज्यों ने मिलकर एक ऐसा दौर बनाया जहां शांति थी, खुशहाली थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। उत्तर की तरफ एक बहुत बड़ी ताकत उभर रही थी और उसकी नज़र गोंडवाना की दौलत पर थी। यहीं से टकराव की जमीन तैयार होने लगी थी। और जब उस टकराव की बात आती है तो उसके ठीक बीच में एक नाम उभर कर आता है, गोंडवाना की सबसे मशहूर शासक का। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को हिम्मत देती है। अपने पति के गुजर जाने के बाद रानी दुर्गावती ने सिर्फ मातम नहीं मनाया, नहीं, उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपने छोटे बेटे की तरफ से उन्होंने राज करना शुरू किया, और क्या खूब किया। व्यापार को बढ़ाया, शांति कायम की, और देखते ही देखते गढ़मंडला को एक खुशहाल राज्य बना दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उनका जीने का तरीका था, उनका मोटो। ये लाइन पूरे गोंडवाना के गौरव और उनके स्वाभिमान की पहचान है। ये एक ऐसी रानी का इरादा था जो झुकने को तैयार नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। साल था 1562, जब मुगल सम्राट अकबर ने पड़ोस के मालवा को जीत लिया। अब गोंडवाना की सीमा सीधे मुगल साम्राज्य से टकराने लगी। और बस 2 साल बाद 1564 में मुगल जनरल आसफ खान ने हमला बोल दिया। रानी ने बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि हार तय है तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। रानी दुर्गावती की शहादत, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से ही वो ताकतवर साम्राज्य जो कभी अपनी बुलंदी पर थे, उनका पतन शुरू हो गया। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे कई स्टेप्स में हुआ। पहले तो मुगलों का दबदबा बढ़ता गया, फिर 18वीं सदी आते आते मराठा पावर ने कमजोर पड़ चुके गोंड राज्यों पर कब्जा कर लिया, और फिर आखिर में 1853 तक पूरे इलाके पर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल हो गया। सदियों पुराना गोंड राज अब खत्म हो चुका था। और ये जो बदलाव आया वो कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। एक तरफ थे गोंड राजवंश, जिनके पास अपने ताकतवर आजाद राज्य थे, एडवांस्ड सिस्टम थे। और दूसरी तरफ आया औपनिवेशिक दौर, जहां कई गोंड लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और उन्हें आदिवासी हमलावर जैसा नाम दे दिया गया। कितना बड़ा फर्क है ना? लेकिन एक सवाल है, जब किसी साम्राज्य की सियासी ताकत चली जाती है तो क्या उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है? गोंडवाना के मामले में जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। जब राजपाट हाथ से गया तो लोगों ने अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए कला को अपना हथियार बनाया। और इस कल्चरल रिवाइवल का चेहरा बने जनगढ़ सिंह श्याम। 1980s में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी में नहीं सोचा था। वो कला जो सदियों से सिर्फ मिट्टी की दीवारों और जमीन पर बनाई जाती थी, उसे उन्होंने पहली बार कागज और कैनवस पर उतार दिया। बस ये एक कदम और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
और यहीं से जन्म हुआ जनगढ़ कलम का, उन्हीं के नाम पर एक बिल्कुल नई आर्ट स्टाइल। इस स्टाइल ने पारंपरिक गोंड आर्ट को दीवारों से उठाकर दुनिया भर की आर्ट गैलरीज तक पहुंचा दिया, उसे एक ग्लोबल पहचान दिलाई। ये एक तरह से सियासी हार के बाद एक कल्चरल जीत थी। तो आज गोंडवाना की लेगेसी क्या है? साम्राज्य तो इतिहास बन गए, लेकिन लोग और उनका जबरदस्त कल्चर वो आज भी मौजूद है। और ये कोई मामूली विरासत नहीं है, बहुत रिच है। उनका धर्म जो प्रकृति से जुड़ा है, उनके लोकगीत और डांस, उनकी अपनी गोंडी भाषा जो एक बहुत पुरानी द्रविडियन बोली है, ये सारी चीजें आज भी गोंड कल्चर की जान है और उसे जिंदा रखे हुए हैं। और जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से गोंड लोगों की आबादी 1,13,00,000 से ज्यादा थी। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि भले ही ये इतिहास भुला दिया गया हो, लेकिन ये आज का एक जीता जागता सच है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। गोंडवाना जैसे साम्राज्यों की कहानी, उनका बनना और बिखरना हमें ये सिखाता है कि इतिहास सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं होता, वो हमारे आज का भी हिस्सा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन कहानियों को क्यों भुला दिया गया। असली सवाल ये है कि इन भूली बिसरी कहानियों से आज हम सब क्या सीख सकते हैं।